नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। CET 10+2 और ग्रेजुएशन बेस के लिए जो हमारी स्पेशल साइंस की कक्षाएं चल रही है, उसके अंदर आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो आज हम इस टॉपिक को विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, और परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें स्पेशली याद रखने पड़ते हैं और हम एक एक करके इन सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और इसके बाद में आपको NCERT, RBSE या किसी भी प्रकार की अन्य गाइड को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है CET साइंस के नाम से, वहां पर जाकर इससे पहले की जो वीडियो है आप उनको भी अच्छे से देखें और साथ में आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन। इसमें आपको कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर बड़ा फोकस करके उनको समझना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आज के टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन यानी रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इनकी देखो कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं है। ठीक है, इसको अलग अलग आधार पे हम समझते हैं, अलग अलग आधार पर इनकी अलग अलग परिभाषाएं होती है। ठीक है, जैसा कि हमने लिख रखा है कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को निम्न आधार पर समझा जा सकता है, कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को निम्न आधार पर समझा जा सकता है। तो क्या क्या आधार हो सकते हैं इसको समझने के? चलिए, नंबर 1, ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर भाई, ऑक्सीजन के जुड़ने से या ऑक्सीजन के निकलने से किस प्रकार ऑक्सीकरण या अपचयन होता है, एक तो पहला आधार ये है। दूसरा है हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन से, या हाइड्रोजन के जुड़ने या हाइड्रोजन के निकलने से किस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तीसरा है विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। चौथा है विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। और अंतिम है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो देखो 5 आधार हमने यहाँ पे लिखे हैं। ऑक्सीकरण के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, कि भाई ऑक्सीजन के जुड़ने या निकलने से ऑक्सीकरण और अपचयन किस प्रकार होगा। दूसरा है हाइड्रोजन के संयोग या वियोजन के आधार पर, भाई हाइड्रोजन के जुड़ने या निकलने से ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होगा। तीसरा है विद्युत धनी तत्वों के जुड़ने या निकलने से। चौथा है विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग या वियोजन से। और पांचवा है इलेक्ट्रॉन के आदान या प्रदान के आधार पर। तो सबसे पहले आपको ये 5 पॉइंट याद रहने चाहिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं उनको अपने कितने आधार पर समझ सकते हैं। तो 5 आधार होते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। दूसरा हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तीसरा विद्युत धनी तत्वों के संयोग या वियोजन के आधार पर। चौथा विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग या वियोजन के आधार पर। और पांचवा है इलेक्ट्रॉन के आदान व प्रदान के आधार पर। अब इन 5 आधारों पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अलग अलग परिभाषाएं होती है। चलिए हम एक एक करके इन 5 आधारों को पढ़ते हैं। इन वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है, कहीं पे भी शॉर्टकट जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जो भी साथी नए हैं वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। इसके बाद अगर आप कोई भी PYQ क्वेश्चन या परीक्षा में आया हुआ पहले का प्रश्न अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको संभवतः कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिस प्रकार से वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड अपने प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, उनके अंदर आजकल वो सीधा एक फैक्ट का प्रश्न न पूछकर एक ही प्रश्न में आपसे 4 या 5 तथ्य पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहीं से उसको प्रश्न बनाना हो कि भाई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को निम्न में से किस आधार पर नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो 3 इनमें से दे देगा और एक ये, चलो 5 है, 5 में 4 तो दे दिए,
एक मान लो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के स्थान पे वही ऐसा दे दे कि भाई प्रोटॉन के आदान या प्रदान के आधार पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बताओ इनमें से सही कौन से, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये सिर्फ PYQ वाली वीडियो देखने से या फिर केवल और केवल क्वेश्चन रटने से सॉल्व नहीं होते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए चीज़ों को बेसिक से समझना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है कि ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप ये याद रखें, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखो ये 2Mg है, मैग्नीशियम है, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो पहले ऑक्सीजन अकेला था, अब ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, यानी इस मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे ये सल्फ़र है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर भी सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अपने पहला आधार यही पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। तो यदि ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण है, यदि ऑक्सीजन का वियोजन होगा, भाई ऑक्सीजन का अगर निकलना है, यदि ऑक्सीजन निकलेगी या वियोजन होगा तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाता है। यदि ऑक्सीजन निकले तो क्या कहलाता है? अपचयन। कैसे देखिए, जैसे इस अभिक्रिया में लिखा हुआ है 2KClO3, यहाँ पे O देखो इस पूरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पोटेशियम जो क्लोराइड है इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई? अलग हो गई। इधर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ऑक्सीजन साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो अगर निकले या वियोजन हो तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो ये अपना पहला आधार था ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर, यानी यदि ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और यदि ऑक्सीजन उसमें से निकलेगी या ऑक्सीजन का वियोजन होगा, ठीक है, या ऑक्सीजन टूटे तो फिर वो प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो शायद संभवतः ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आधार पर संयोग एवं वियोजन, ठीक है। कैसे देखिए, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, तो देखो ऑक्सीकरण क्या होगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होगी? बाहर निकलती है, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। देखो फ़र्क यहाँ पे ये देखो, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, और देखो यदि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। मतलब वो तो था ऑक्सीजन के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। मतलब यदि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण है। जैसे ये देखो 2H2S था, यहाँ पे देखो H2O है, 2S सल्फ़र जो है वो इस हाइड्रोजन से क्या हो गई? टूट गई है, ठीक है। इधर देखेंगे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ये पूरा जो है एथेनॉल बना हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे ये एथेनेल में चेंज हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन इससे क्या हो गई? अलग हो गई। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे तो ऑक्सीजन के आधार पे तो हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पे हमने ये पढ़ा कि यदि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अपचयन क्या होगा? अपचयन इसका उल्टा होगा कि यदि हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है, यदि हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो अपचयन कहलाता है। जैसे ये एथीन है, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, तो क्या बन गया? एथेन बन गया, ठीक है। इधर देखो ये H2Cl2 से जुड़कर क्या बना रहा है? 2HCl। मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़े वो क्या कहलाता है? अपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन निकले वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अब तक हमने दो आधार पर इनको पढ़ लिया है,
पहला ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर, यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन निकले वो अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन के आधार पर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा कि भाई जिन अभिक्रियाओं में पदार्थ से हाइड्रोजन निकले वो तो ऑक्सीकरण है, और जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग हो वो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट अभी है विद्युत धनी तत्वों के संयोग या वियोजन के आधार पर। विद्युत धनी तत्वों के संयोग या वियोजन के आधार पर, तो विद्युत धनी तत्वों में आपको ये याद रखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व जो है वो निकले वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, विद्युत धनी तत्व का क्या हो, निष्कासन हो, या विद्युत धनी तत्व निकलता हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए 2Ki था प्लस Cl2 है, बन गया 2KCl प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे देखो विद्युत धनी तत्व जो है वो अलग हो रहा है। फिर है H2S प्लस Cl2, बन गया 2HCl प्लस S। ठीक है, अब ये विद्युत धनी तत्व क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब चेन में आपको क्या याद रखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्व जो है उनका क्या होता है, योग होता है, क्या कहलाता है, अपचयन। कि वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का योग हो अपचयन कहलाता है। तो बेसिक सा है कि यदि विद्युत धनी तत्व निकले तो ऑक्सीकरण, और यदि विद्युत धनी तत्व जुड़े तो अपचयन। जैसे ये देखो Cl2 प्लस Mg बन गया MgCl2। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने 3 आधार पे पढ़ लिया है। पहला पढ़ा हमने ऑक्सीजन के आधार पर कि यदि ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण है, यदि ऑक्सीजन निकले तो अपचयन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन के संयोग या वियोजन के आधार पर, तो मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन निकले वहाँ तो ऑक्सीकरण होगा, और जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े वहाँ अपचयन होगा। फिर हमने तीसरा आधार पढ़ा विद्युत धनी तत्वों का कि भाई जिसमें विद्युत धनी तत्व निकले वहाँ तो ऑक्सीकरण होगा, और जिनमें विद्युत धनी तत्व जुड़े वहाँ अपचयन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विद्युत धनी तत्व क्या होता है। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे और धनायन बनाते हैं, विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। विद्युत धनी तत्व वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागे और धनायन बनाए वो विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। और याद रखना सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन होता है, क्षार धातुएं। ठीक है, क्षार धातुएं सबसे अत्यधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले कि कौन सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होता है, तो याद रखें क्षारीय धातु जो होते हैं या क्षार धातु जो होती है वो सारी की सारी सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होती है। अब विद्युत धनी तत्व के कुछ उदाहरण अगर याद करें तो सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम। ठीक है भाई, विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। ठीक है, तो विद्युत धनी तत्व क्या होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करें और जो धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। उदाहरण में याद रखें अत्यधिक विद्युत धनी तत्व, सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व क्षार धातुएं होती है, जिनमें नंबर 1 है सीजियम, फिर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है लिथियम, फिर फ्रांसियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरियम। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये तत्व आपको याद है तो अब देखेंगे अभी हमने तो विद्युत धनी तत्व जो होते हैं एक बार फिर से देखेंगे कि विद्युत धनी तत्व वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कर क्या बनाते हैं, धनायन या धनात्मक आयन बनाते हैं। उदाहरण के रूप में याद रखें अत्यधिक विद्युत धनी तत्व जैसे क्षार धातुएं हो गई। उदाहरण याद रखें सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है विद्युत ऋणी तत्व। विद्युत ऋणी तत्व वे अधातु होते हैं जो रासायनिक बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। याद रखिए, विद्युत धनी तत्व तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और विद्युत ऋणी तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। दोनों में फ़र्क है। विद्युत धनी यानी विद्युत धनी मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागे, और विद्युत ऋणी मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे। और अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन से होते हैं, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन के अंदर क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे के सारे हैलोजन तत्वों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, ये सारे के सारे विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने विद्युत धनी तत्व भी पढ़ लिया, अब हमने विद्युत ऋणी तत्व भी पढ़ लिया। विद्युत ऋणी तत्व वे होते हैं जो रासायनिक बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे। और अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है वो हैलोजन होते हैं। और उदाहरण याद करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से क्या करता है, संयोग करता है, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है इसके अंदर, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व जो है वो निकलता है, अपचयन कहलाता है। मतलब जिनके अंदर विद्युत ऋणी तत्व जुड़े वो ऑक्सीकरण, और वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व निकले वो अपचयन कहलाता है। जैसे FeCl3 + H2, यहाँ देखो ये विद्युत ऋणी तत्व Cl है, क्लोरीन है, ये यहाँ देखो यहाँ से निकल के ये HCl बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत ऋणी तत्व जो है वो निकल रहा है, तो इसे हम अपचयन कहते हैं। तो विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग या वियोजन के आधार पर हम बात करें तो ऑक्सीकरण वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण जो है वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व निकलता है वो अपचयन कहलाता है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। इसको हम एक छोटी सी टेबल के माध्यम से ही समझ लेंगे कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऐसी विक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपचयन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका त्याग हो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी विक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागा जाए वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें वो अपचयन कहलाता है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसको एक छोटी सी सारणी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं आधार पर, एक तरफ हम लिख लेते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, और एक तरफ आ जाएगा अपचयन। ठीक है, एक तरफ आधार आ गया, एक तरफ ऑक्सीकरण है और एक तरफ अपचयन है। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो हम पहला आधार लेते हैं ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है। ठीक है,
तो देखेंगे सारे आधार अभी हमने पढ़े थे ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। 2 नंबर हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के संयोग या वियोजन के आधार पर, ठीक है। 3 नंबर हमने पढ़ा था विद्युत धनी तत्व के आधार पर। 4 नंबर हमने पढ़ा था विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। और 5 नंबर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ये 5 आधार हमने पढ़े थे, ठीक है। इन 5 आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन हमने सीखा था। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन के आधार पर कैसे होगा, यदि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई अगर ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीजन निकले तो अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर निकले, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यदि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक है। यदि हाइड्रोजन जुड़े तो क्या कहलाएगा, अपचयन, ठीक है। इसके बाद में देखो इसके अंदर विद्युत धनी तत्व निकलता है। यदि विद्युत धनी तत्व निकले तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और यहां पर विद्युत धनी तत्व जुड़ता है, और यहां पर विद्युत धनी तत्व क्या होता है, जुड़ता है। अच्छा, विद्युत ऋणी की बात करें तो विद्युत ऋणी जो तत्व है इसमें तो जुड़ेगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो विद्युत ऋणी तत्व जो है वो क्या होता है, निकलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो सारा का सारा इस सारणी के अंदर अभी हमने पढ़ लिया। आपको इतना अगर याद है तो आप परीक्षा में आसानी से प्रश्न सोल्व कर पाओगे। यदि ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, यदि ऑक्सीजन निकले तो अपचयन, यदि हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो ऑक्सीकरण, यदि हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन, यदि विद्युत धनी तत्व निकले तो ऑक्सीकरण, यदि विद्युत धनी तत्व जुड़े तो अपचयन, ठीक है। यदि विद्युत ऋणी तत्व जुड़े तो ऑक्सीकरण, और यदि विद्युत ऋणी तत्व निकले तो अपचयन कहलाता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करें तो ऑक्सीकरण, और यदि इलेक्ट्रॉन जो है उनका ग्रहण किया जाए तो अपचयन कहलाता है। तो ये होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। पांचों आधार पे हमने डिटेल से इसको पढ़ लिया है। अब हम एक और प्रक्रिया के बारे में या अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन, जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। इसके 3 नाम हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोल दो, ठीक है, चाहे इसी को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, और इसी को ही हम अपॉपचय अभिक्रिया भी कहते हैं।
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अपोपचय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अपोपचय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों साथ साथ होते हैं। यानी एक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। अगर ऐसा दोनों एक ही अभिक्रिया में दोनों हो जाए तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण याद रखें, जैसे हमने लिखा है Zn प्लस CuSO4 बन गया ZnSO4 प्लस Cu। देखो यहाँ Zn था, Zn से ZnSO4 बना, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, इधर CuSO4 था, तो यहाँ से SO4 का निकलना है, तो यहाँ Cu बच गया केवल, तो ये अपचयन कहलाता है। हमने लिख भी रखा है कि भाई Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है और CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अपचायक पदार्थ कौन सा हो गया Zn, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा हो गया CuSO4। तो इसके अंदर ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वो कौन सा है CuSO4। दूसरा उदाहरण फिर आता है Fe2O3 प्लस 3CO। ठीक है, Fe2O3 जो है वो Fe में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ अपचयन हो रहा है। CO जो है वो CO2 में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। Fe2O3 का Fe में तो अपचयन हो रहा है, CO का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकारक क्या हो गया Fe2O3 और अपचायक क्या है CO। ठीक है ना, यानी जिसका अपचयन हो रहा हो वो तो ऑक्सीकारक होता है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो अपचायक पदार्थ होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये था हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ में हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये दो उदाहरण से हमने इसको समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसके अंदर हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखेंगे केवल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।